हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी की क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेरा चैनल है पीआर नॉलेज सेंटर। मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो क्लास 10 का एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें डिटेल एनालिसिस के साथ यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम के लिए करवा रही हूँ। और मेरा नाम प्रिया है। और चैप्टर 1 है क्लास 10 का, जो है कि भारत एवं विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का मैक्सिमम पॉइंट इसमें कवर होगा आपका। तो ठीक है, चलिए इसको करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं इन सब चैप्टरों को, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि स्किप तो करना ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपका जीएस 1 में आएगा, है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है और इसको तो जानना जरूरी भी है। तो इन द सेंस ऑफ स्टडी, तो इसको हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करें। और इसके पहले अगर आपने 9 का नहीं देखा तो 9 का भी पढ़ाया मैंने, 10 का चल रहा है, 11-12 का हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए आज करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चित्र देखिए, ईसा मसीहा का है ये। और फेडरिक सारियो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 का है। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सारियो ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र को आप देख सकते हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो इसके पहले अगर आपने क्लास 9 का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर थे फ्रांसीसी क्रांति वगैरह, उसको नहीं पढ़ा तो जाइए उसको पढ़िए। उसके बाद भी ये देखिए, ठीक है। तो आगे क्या होगा, तो यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं, जो उसने एक हाथ में और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र की प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखेरे हुए हैं। सारियों के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य कद बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा है। तो यहाँ निरंकुशता मतलब क्या होता है, जिसे अब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल और आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो आप एग्जाम्पल दीजिएगा ऐसी कोई सरकार के बारे में, किसी देश की। तो ठीक है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने छवि की निर्मित की थी, जर्मनी लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वो झंडा वे थामे हुए थे। और 1848 सुधारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्त है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासती को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य से संगठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपरी स्वर्ग से ईसा मसीहा, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के लिए भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में हम एक ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। तो अर्नस्ट रेनन
क्या राष्ट्र क्या है, तो बताते हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक जो है ये है अंश रेनन, जो 1823 से 92 में थे। 1882 में सवान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र को उसकी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था सीक न्यू नेशन, राष्ट्र क्या है। इन निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जैसे वीरता के युक्त अतीत महापुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। नए शब्द में जनमत संग्रह क्या होता है, तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों में से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण आप पढ़ के दे दीजिएगा। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार करेंगे। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि मतलब ला पैट्री और ले कैटोजेन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगी चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। रूसी साम्राज्य है, ये नॉर्वे है, ये फिर आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स है, फ्रांस है, सब कुछ देख सकते हैं। वियना कांग्रेस 2015 के बाद का यूरोप है, ये चित्र देख लीजिए, देख सकते हैं। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून की समझ, बराबरी, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रमिक संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी सकी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पाद पर यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो यहाँ पर जर्मनी चित्रकार कार्ल कैपर
फ्रिज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेग्रफेन शहर पर कब्जा है। ठीक है, तो जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मिलान, वर्सा और फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआत उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए बढ़े हुए कर सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन धरती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। तो राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखने से वह हार चुका है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। उनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इस इलाके में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और राजन समूहों को जोड़कर बना था, जिसमें एल्प्स के टिरार, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में कौन रहता था? बोहेमियन और स्लोवाक और कॉर्नेलियोला और स्लोवेन, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाला रामन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व ये केवल सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विस्तार कैसे उभरा, ये देखेंगे। तो कुछ तिथियां देख लीजिए। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि हुई और 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर, किसानों को बगावत, मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार और पोलिश चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 और 70 की इटली का एकीकरण हुआ और 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1965 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग देख सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक सांझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर इस शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के जो उद्योगपतियों और व्यापारिक और सेवा क्षेत्र के लोग से बने थे। मध्य
और पूर्वी यूरोप में इन समूहों को आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच की राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी और राष्ट्रवादी के क्या मायने थे? तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता और संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवादी मतलब लिबरलिज्म, इसके पहले भी 9 में पढ़ाया गया आपको। लातीन भाषा के लिबर का जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समझ सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान का संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं था। कानून के समझ बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार मतलब सफरेज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था और केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मानवाधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन को संहिता और पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समाज राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोर मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण देखें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों के कितने राज्य थे? लगभग 39। एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1837 में हैम्बर्ग में यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाली एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क और नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर है। एक नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास के बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं को लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायता बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये देखें तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई शहरों
सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए तथा ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको आप देखते जाइएगा। तो नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, किसको? उत्तर में नीदरलैंड का, जिसमें बेल्जियम शामिल था और उत्तर में फेर्डिनांड ने जेनोवा जोड़ दिया। प्रथा को उसकी पश्चिमी सीमाओं के महत्वपूर्ण नए इलाके के लिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उसकी उत्तरी इटली नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रजा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वो आलोचना और सहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नए के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी वह फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी। ठीक है, और देखते हैं आगे। तो चिंतकों का क्लब देख सकते हैं 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र है। तो क्रांतिकारी क्या हुए, तो ये भी देख सकते हैं। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों की भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेपी मेस्सीनी। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वहां उसने कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है, अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो जिउसेपी मेस्सीनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना ये हो रही थी, आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपना ताकत और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य सूबे, आयरलैंड और पोलैंड जैसे ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय शिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे वर्ग भी शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिसे 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल कर दिया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। और जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया हुआ।
एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी के यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोपियन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों का आजादी ठीक है। तो यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। फिर अंततः 1832 को कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक अन्य स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना देखे तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विस्तार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियां, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उसका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। तो ये देख सकते हैं, एक चित्र है जो यूजीन डेट्राकोवा द मैसेकर एट कियास का है। यहाँ फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र वॉल्फगीस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इस स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से उदाहरण किया और पोर्लेमेनेस और मजूरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1821 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। उसके अनेक सदस्यों को राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया गया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यहाँ पर ग्रीन बंधुओं की कहानी है, लोक कथा, राष्ट्र निर्माण है, भूख और कठिनाई और जंग विद्रोह। तो 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादा देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। ये खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी फर्श
फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो ये देख सकते हैं कृषक विद्रोह 1848 का। 1848 में 48 में एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र घोषणा करते हुए 30 वर्ष से ऊपरी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसियों में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव को घटनाएं को इस प्रकार बयान किया। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है और काम के लिए बेताब लोगों को फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़ों के भंडार को लूट कर उसे तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। उसके बाद जो भी टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। उदारवादियों की क्रांति देखेंगे 1848 में। 1848 में जब उदारवादियों की नीति के बारे में हम देख रहे हैं, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी गंभीर हो रही थी। मतलब क्रांति भी हो रही थी और फरवरी 1948 की घटनाओं को राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी। सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई से 1848 को 800 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ रहा था, मतलब बढ़ गया था, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरी और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए गए और राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान क्या हुआ, ये देख सकते हैं आप, असेंबली है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद है, तो मतदान से मताधिकार से वंचित किया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जाता था।
मतलब जा सकता था। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुशता मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हुआ। तो ठीक है, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ ये हम देखते हैं। तो जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? देखते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति में अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस श्रृंखला में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत में मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा में राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राष्ट्र घोषित किया गया। तो 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाया था। एक नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। तो अंतान वॉन वर्नर की कृति वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। तो इटली क्या है? जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। प्रसा देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसा है जो कि पूरा कबर है। 1866 से पहले का है ये। आस्ट्रो प्रसा ये देख सकते हैं, ये जो सफेद सफेद है, आस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा विजित था। और ये जो हल्का ब्लू है तो वो क्या है? महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है 1867 का। और जो ग्रीन कलर में है ये है ये जो ये कलर है ये क्या है? जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है और जर्मन महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867 में ये है। बाकी देख सकते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमान में एक इतालवी राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बोर्बो राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा में भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद थे। तो व्यंग्य चित्र है जर्मन राखस्टैग ऑटोमान बिस्मार्क फिगारो से वियना का है। तो 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मेस्सीनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की घोषणा की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। 1831 से 1848 तक क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पीटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पीटमांड 1859
में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंचा था, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन किया था, उन्होंने लिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि ला इटालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। तो ये देख सकते हैं, ये ट्यूनिस है, ये दोनों सिसिलियों का राजतंत्र है, पेपल राज्य है। बाकी अब देख सकते हैं अच्छे से एकीकरण के बाद इटली देख सकते हैं, पहले इटली कई खंडों में डिवाइड था। तो 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान जाति थी, एथनिक थे। इन सभी जाति समूहों की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1866 में राजतंत्र को ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार से स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक और कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ स्टोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमेन की अगुवाई में हुए सफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रसार प्रचार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गॉड सेन ऑनर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र में इस संघ के मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। तो जिउसेप गैरिबाल्डी जो 1860 से 82 तक था, संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर है। उसका संबंध ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना से एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मेसिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पीटमांड के गणतंत्री विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल II का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडियंस ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 पहुंच गई। रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों में लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहीं एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रसा में युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल्स राज अंततः इटली में सम्मिलित हुए। गैरिबाल्डी सार्डिनिया पीटमांड के राजा विक्टर इमैनुएल II को इटली नामक बूट पहनने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र है।
ठीक है? तो अगला है राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी? तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्तिगत जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र के रूपक बन गई। ये चित्र आप देख सकते हैं डाक टिकट का। इसको याद किया तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए हैं। और इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी के लिए किया। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी और मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। रूपक क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। तो जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेक्ट, ये जो है 1848 का है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर गुण क्या है और महत्व क्या है? तो टूटी हुई बेड़ियां का मतलब है आजादी मिलना। बाज छाप कवच का मतलब है जर्मनी साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट का मतलब है बहादुरी। और तलवार का मतलब मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली मतलब शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा मतलब 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मनी राष्ट्र नृत्यों में ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते हैं सूर्य की किरणें, एक नए युग को सूत्रपात। गतिविधि क्या है? देख सकते हैं आप। द फॉलेन जर्मेनिया जूलियस ह्यूबर 1850। तो ये चित्र आप देख लीजिएगा। जर्मेनिया गार्डिस द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। 1860 के चित्रकार लॉरेंस क्लासेन को ये चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मनी की तलवार पर खुदा हुआ जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ये देख सकते हैं। गतिविधियां देख सकते हैं। और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है, ये देख सकते हैं हम। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का यह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा, जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवादी सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य से आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर दिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव या क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बाहरी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय
यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और विनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, इससे उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस तरह इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये देख सकते हैं आप, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र है। तो साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप का महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व में अनेक देशों ने इसकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने अपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं न कहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह की विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार के समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। तो संक्षेप में लिखिए, ये आपका चैप्टर यहीं कर खत्म होता है। तो कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार हिंट दिखा देती हूँ आपको। आपने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा, क्या होता है, और आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा, इटली के बारे में पढ़ा, और तो राष्ट्रवाद का दृश्य कल्पना आपने देखा, और जो था ये सब इटली के बारे में देखा। सब मैप पे देख लीजिए, इटली के बारे में आपने देखा, वहां पर कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह से हुआ, ये भी देखा आपने। और बहुत कुछ देखा है इसमें, उदारवादियों की क्रांति, और क्या देखा आपने, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह कैसे हुए, ये सब देखा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना देखा। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच का देखा, क्रांतिकारियों का देखा। बहुत सारी चीज़ें इसमें 1815 के बाद नया रूढ़िवाद क्या था, ये भी देखा। बहुत सारे फैक्चुअल डेटा यहाँ पर मिलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ, सब कुछ देखा। यूरोप में आपको इटली, फ्रांस वगैरह सबका देखा गया। काफ़ी बहुत ज़्यादा ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में कवर करी है, जबकि 2-3 वीडियोस लगते ही, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेंस में आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।